जो चर्चा है वो पादप जगत की अब चर्चा प्रारंभ होने वाली है। पादप जगत से हम अपनी चीज़ों को अब आगे बढ़ाएंगे और छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि अगले 1 से 2 कक्षाओं में ये चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी। पादप जगत की हम बात कर रहे हैं, पादप जगत की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आप जानते हो जब बात आती है पादप जगत की तो सबसे पहले एक नाम आता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे जीवों के वर्गीकरण की जब बात आती है, याद रखिएगा जो आपने पहले पढ़ा होगा, जीवों के वर्गीकरण की जब बात आती है तो हम बात किसकी करते हैं? हम बात करते हैं कैरोलस लीनियस की बात करते हैं, जिनको बोला जाता है वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस ने सर्वप्रथम 2 किंगडम ऑफ, आप जानते हैं कैरोलस लीनियस द्वारा जो संकल्पना दी गई, सर्वप्रथम इन्होंने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की चर्चा की। मतलब द्विजगत वर्गीकरण जो दिया है, द्विजगत वर्गीकरण जो सिद्धांत दिया है, ये किसने दिया है? ये दिया है कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने द्विजगत सिद्धांत दिया है। और आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि द्विजगत सिद्धांत जो इन्होंने दिया उसमें किन चीज़ों के बारे में वर्गीकरण किया? पहला इन्होंने किया पादप के बारे में और दूसरा इन्होंने किया जंतु के बारे में। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि जब हम पादप जगत पढ़ने जा रहे हैं तो ये बात आई कहाँ से, पादप जगत की चर्चा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो पादप जगत की चर्चा सर्वप्रथम प्रारंभ हुई कैरोलस लीनियस के संकल्पना से, कैरोलस लीनियस के आप कह सकते हो सिद्धांत से। इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी का पिता कहा जाता है। और इन्होंने सर्वप्रथम द्विजगत वर्गीकरण दिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि एक पादप जगत है और एक जंतु जगत है। लेकिन इन्होंने, आप जानते हैं कि इसके अतिरिक्त इन्होंने एक चीज़ और दिया, पहले इसको समझ लेते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने द्विनाम पद्धति की भी शुरुआत की। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक तो इन्होंने द्विजगत सिद्धांत दिया, दूसरा इन्होंने जो दिया वो दिया द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति मतलब जैसे मान लीजिए मटर की यहाँ पे हम बात कर लें, मटर के वैज्ञानिक नाम की जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता होगा, इसको बोलते हैं पीसम। जिनको नहीं पता है नोट कर लीजिएगा, साथ साथ नोट करते हुए चला करें। जहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं वहाँ पे समझ जाया करें, बाकी की चर्चा नोट कर लिया करें। और इसको बोलते हैं पीसम सैटिवम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि भाई ये पीसम क्या है, ये सैटिवम क्या है, तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो पीसम है इसको बोलते हैं जीन्स, ठीक है, या वंश। और ये जो सैटिवम है इसको क्या बोलते हैं? इसको नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं स्पीशीज या जाति। तो इन्होंने क्या किया कि द्विनाम पद्धति शुरू की, और द्विनाम पद्धति में इन्होंने बताया कि किसी भी जीव का या किसी भी पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला उसके वंश को संबोधित करता है और दूसरा उसके जाति को संबोधित करता है। तो जब हम कैरोलस लीनियस के बारे में पढ़ेंगे, कैरोलस लीनियस की जब भी चर्चा हमारे समक्ष आती है, 2 चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए कि कैरोलस लीनियस ने एक तो द्विजगत सिद्धांत दिया और दूसरा द्विनाम पद्धति इन्होंने दिया। ये दोनों जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें यह भी ध्यान में रखना है कि इनका जो क्लासिफिकेशन था ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था। ठीक है, इनका जो क्लासिफिकेशन था कैरोलस लीनियस का, विशेष रूप से द्विजगत सिद्धांत के संदर्भ में, ये बहुत ज़्यादा सटीक नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी नहीं थी जो इसमें होनी चाहिए। क्योंकि जब हम पृथ्वी पर बात करते हैं तो पृथ्वी पर कई सारी प्रजातियाँ हैं। कई सारी प्रजातियों में कुछ एक कोशिकीय जीव हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव हैं, या दूसरे शब्दों में मैं बात करूं तो कुछ ऐसे हैं जो आप कह सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं, जो कुछ ऐसे हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, या आप कह लीजिए कि प्लांट एवं एनिमल दोनों का गुण रखने वाले भी कुछ हैं। तो उसके बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने विशेष रूप से क्या किया कि पादप और जंतु के बारे में 2 वर्गीकरण कर दिया। लेकिन
जो एक कोशिकीय जीव हैं, बहुत सारे जो बहुकोशिकीय जीव हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों का गुण रखते हैं, उनके बारे में कोई यहाँ पे चर्चा नहीं की, उनके बारे में इन्होंने ध्यान नहीं रखा। इसके बाद फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है R.H. विटेकर। R.H. विटेकर नामक एक वैज्ञानिक आते हैं और R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने इसको आगे बढ़ाया और जो कैरोलस लिनियस द्वारा गलतियां की गई थी, कैरोलस लिनियस द्वारा जो गलतियां की गई थी उसमें सुधार करते हुए, क्योंकि इन्होंने द्विजगत सिद्धांत दिया था तो इसमें सुधार करते हुए इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पेश किया। कितना पेश किया? R.H. विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम, ठीक है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने प्रस्तुत किया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो R.H. विटेकर का नाम और R.H. विटेकर के साथ साथ कैरोलस लिनियस का भी नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद अब यहीं से आपकी चर्चा शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें कैरोलस लिनियस के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इनका जो सिद्धांत था वो सर्वमान्य नहीं है आज की तिथि में। आज की तिथि में जब हम बात करते हैं तो R.H. विटेकर के सिद्धांत की बात करते हैं, R.H. विटेकर की सिद्धांत की बात करते हैं और R.H. विटेकर के सिद्धांत के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। अब इन्होंने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया, R.H. विटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया, इसमें कौन कौन से शामिल हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने बताया मोनेरा जगत, ठीक है, पहला इन्होंने बताया मोनेरा जगत। दूसरा जो इन्होंने बताया, पहला तो हो गया मोनेरा जगत, दूसरा इन्होंने बताया उसका नाम था प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत। तीसरा जो इन्होंने बताया वो था फंगी या कवक, ठीक है। चौथा जो इन्होंने बताया ये था प्लांटेल या इसी को बोलते हैं पादप जगत। और पांचवा इन्होंने जो बताया वो था एनिमालिया या इसी को बोलते हैं जंतु जगत, ठीक है। तो R.H. विटेकर ने जो 5 जगत सिद्धांत दिया उसमें इन्होंने वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया कि एक मोनेरा जगत है, एक प्रोटिस्टा जगत है, एक कवक जगत है, एक पादप जगत है और एक जंतु जगत है। अब इसमें से हमें पढ़ना क्या है, हमें, क्योंकि हम अपनी चर्चा कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं पादप जगत से, मतलब हमें प्लांटेल से जो अपनी चर्चा को शुरुआत करनी है, यहीं से हमें अपनी चीज़ों को पढ़ना है। तो आइए एक एक करके अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम पादप की बात करते हैं, जब हम अब पादप की बात करते हैं तो आपको पता होगा पादप में क्या पाया जाता है। पादप में पाया जाता है हरित लवक। क्या पाया जाता है पादप में? पादप में पाया जाता है हरित लवक। और हरित लवक की यदि बात करें तो इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की जब आप बात कर रहे हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट की जब आप बात कर रहे हो कि ये सजीव भाग होता है। ये क्या होता है? ये सजीव भाग होता है। ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि ये कौन सा निर्जीव भाग है या सजीव, तो याद रखिएगा ये सजीव भाग है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको पता होगा कि इसी में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट है, इसी में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, ठीक है। इसी में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। और क्लोरोफिल की जब हम बात करते हैं या पर्णहरिम की हम बात करते हैं तो ये अपने पास Mg नामक एलिमेंट रखता है, मैग्नीशियम नामक एक एलिमेंट रखता है। क्लोरोफिल क्या करता है? मैग्नीशियम नामक एक एलिमेंट अपने पास रखता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं तो ये निर्जीव भाग होता है।
ठीक है, ये निर्जीव भाग होता है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल में से कौन सा निर्जीव या सजीव है, तो आप जवाब देने में सक्षम रहें, इसलिए यहाँ पे आपको ये जानकारी दी गई है। अब क्लोरोप्लास्ट हमें समझना है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, मान लीजिए ये कोई सेल है और सेल के अंदर ये देखने को मिलता है, जैसे कुछ इस तरह से होता है। ये कुछ इस तरह से आपको ये देखने को मिलता है। अब इसमें कुछ नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये है स्ट्रोमा, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और इस संरचना को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रानम, ग्रेनम, ठीक है। ग्रेनम और स्ट्रोमा ये दोनों आपको पता होने चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है, जैसे हमने देखा कि पादप सेल के अंतर्गत हरित लवक पाया जाता है, तो पादप सेल के अंतर्गत जो हरित लवक पाया जाता है इसके दो भाग होते हैं, पहला होता है स्ट्रोमा और दूसरा होता है ग्रेनम, ठीक है। स्ट्रोमा और ग्रेनम, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या समझना है हमें ये समझना है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पे प्रकाश उपस्थित होता है तो वो कहाँ पे होता है, वो होता है स्ट्रोमा में। और जो डार्क रिएक्शन होता है, जहाँ पे प्रकाश जो है वो एक प्रकार से अनुपस्थित होता है या आप कह लीजिए कि कम होता है, वो कहाँ पे होता है, वो होता है स्ट्रोमा में। तो दोनों आपको याद रखना है। लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो ग्रेनम में, सॉरी यहाँ पे ये लाइट रिएक्शन जो है, 1 मिनट, लाइट रिएक्शन जो है ये होता है ग्रेनम में और डार्क रिएक्शन जो है ये होता है स्ट्रोमा में। मतलब प्रकाश संश्लेषण जो होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है हरित लवक के अंदर होती है, ठीक है। और ये दो भाग में बटा होता है हरित लवक, एक होता है ग्रेनम और एक होता है स्ट्रोमा। तो जब प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वो ग्रेनम में होती है, और जब प्रकाश की कमी होती है या प्रकाश की अनुपस्थिति होती है तब जो क्रिया होती है वो स्ट्रोमा में होती है। ये आपको पता होना चाहिए, इतनी बेसिक जानकारी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देख लिया हरित लवक की संरचना के बारे में, आपने देख लिया हरित लवक की संरचना के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार से संपन्न होता है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन, दोनों आपको याद रखने की ज़रूरत है। लाइट रिएक्शन की जैसे हमने बात किया कि भैया लाइट रिएक्शन के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा और यह क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है, ठीक है। यदि डार्क रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे सूर्य के प्रकाश नहीं होगा तो भी चल जाएगा, कम होगा तो भी चल जाएगा, और ये जो अपक्रिया है या यह जो क्रिया है ये स्ट्रोमा में होती है। ये स्पष्ट है, इसको नोट डाउन अपने हिसाब से कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है आपसे। इसको कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको डार्क रिएक्शन को कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन, कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो रिएक्शन कौन सा होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, कई बार पूछा जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो रिएक्शन बनता है इसमें होता है 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स आउट, यहाँ पे जैसे सनलाइट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है क्लोरोफिल, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल में। अब यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन क्या बनता है, C6, क्योंकि यहाँ पे आपको बनता है C6H12O6 प्लस
यहाँ पे यदि 12H2O है तो यहाँ पे आ जाएगा 6O2 प्लस 6H2O। ये रिएक्शन आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है, कई बार पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है 6O2, ये जो निकल रहा है ऑक्सीजन के 6 अणु, ये कहाँ से, ऑक्सीजन गैस ये कहाँ से निकल रही है ऑक्सीजन, तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये जो ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है ये जल से होती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो निर्मुक्त होती है वो कहाँ से होती है, तो वो जल से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण जो है ये लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है, ये याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने में कोई डाउट है तो बताइएगा, नहीं है तो इसको नोट कर लीजिएगा। और हमने जब देखा 5 जगत सिद्धांत को हमने देखा, ठीक है, विट्टे करके, तो क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पादप जगत के बारे में। क्या पढ़ना है यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे जो हमें पढ़ना है ये पढ़ना है पादप जगत के बारे में, ठीक है। पादप जगत के बारे में पढ़ना है, तो पादप जगत से ही संबंधित चर्चा यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब पादप जगत की जब हम बात करते हैं तो इसका भी वर्गीकरण होता है। पादप जगत का जो वर्गीकरण होता है, पादप जगत का जो वर्गीकरण होता है ये 2 प्रकार से होता है। पादप जगत का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से, पहले होता है क्रिप्टोगैमस, नोट कर लीजिएगा, क्रिप्टोगैमस, या इसी को हिंदी में आप लिख लो क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। ये पादप जगत का वर्गीकरण कर रहे हैं हम। पहला वर्गीकरण होता है क्रिप्टोगैम्स के रूप में, दूसरा होता है फेनरोगैम्स के रूप में। फेनरोगैम्स के रूप में, ठीक है। तो 2 वर्गीकरण आपको देखने को मिलते हैं, पहला है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा है फेनरोगैम्स। ये है पादप जगत का वर्गीकरण जो आपको पता होना चाहिए। क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत फिर आपको देखने को मिलता है इसका पुनः उपविभाजन होता है। तो क्रिप्टोगैम्स का जब उपविभाजन होता है तो पहले इसमें आता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, दूसरा इसमें जो देखने को मिलता है थैलोफाइटा के बाद वो है ब्रायोफाइटा, ठीक है। तीसरा इसमें जो आपको देखने को मिलता है वो है टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये वर्गीकरण आपको देखने को मिलता है क्रिप्टोगैम्स का। फेनरोगैम्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है, नोट कर लीजिए इतना पहले, जिम्नोस्पर्म, और दूसरा पहला आता है इसमें जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीज इसी को बोलते हैं, दूसरा इसमें आता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं अनावृत बीजी, ठीक है। और एंजियोस्पर्म की जब मैं बात करता हूं इसको बोलते हैं आवृत बीजी, ठीक है। आवृत बीजी और अनावृत बीजी ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा पादप जगत का वर्गीकरण कि पादप जगत को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, और पादप जगत के जो दोनों भाग हैं, पहले को बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, दूसरे को बोलते हैं फेनरोगैम्स।
क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत ये 4 उप विभाजन किया जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनरोगैम्स के अंतर्गत 2 वर्गीकरण होता है, पहला आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म या अनावृत बीजी और आवृत बीजी, ये आपको पता होने चाहिए। अब हम जो आगे पढ़ेंगे एक एक करके, सबसे पहले क्रिप्टोगैम्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इनके जो उप प्रकार हैं या आप कह लीजिए इसका जो उप विभाजन है उसको एक एक करके पढ़ेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर इसके बाद फेनरोगैम्स पर हम आएंगे। तो अब जो चर्चा है वो है थैलोफाइटा की। थैलोफाइटा, ठीक है, हमारी जो चर्चा है वो है थैलोफाइटा की। थैलोफाइटा के बारे में अब यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। थैलोफाइटा की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए यह सरलतम पादप वर्ग है, ठीक है। इसमें आप नोट करना चाहें तो साथ साथ नोट कर सकते हैं। क्या है ये? सरलतम पादप वर्ग है और शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। शैवाल जो हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो थैलोफाइटा सरलतम पादप वर्ग है, शैवाल इसी के अंतर्गत आते हैं। पुराने वर्गीकरण में कवक को भी इसमें शामिल किया जाता था, लेकिन नवीनतम वर्गीकरण में कवक को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसकी संरचना की बात करें तो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होती है। इसकी जो संरचना होती है, संरचना की यदि मैं बात करूं तो जड़, तना, पत्ती इसमें विभेदित नहीं होता है, ठीक है। जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है, ठीक। इसकी संरचना को थैलस कहा जाता है। इसकी जो संरचना होती है, क्योंकि ये जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है तो इसको हम थैलस नाम से जानते हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि थैलस संरचना किसमें पाई जाती है तो शैवाल एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, याद रखिएगा। थैलस होता क्या है? थैलस होता क्या है? थैलस होता क्या है यह भी समझ लीजिए। थैलस वह एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे कहीं पे काई लगी होती है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो थैलस क्या है कि मान लो ये काई है, ये सरफेस है, तो इससे चिपकी होती है। जब कभी हटाने का आप प्रयास करोगे आप देखोगे कि इससे ऐसे इस प्रकार से रेसे से ये चिपकी रहती है। तो वह पदार्थ जिससे काई जो है वो सरफेस पर चिपकी रहती है उसको थैलस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। वह पदार्थ जिससे काई सरफेस पर चिपकी रहती है उसे थैलस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे काई एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, इसका मतलब यह भी है कि इसकी अधिकांश जो प्रजातियाँ हैं वो जल में पाई जाती हैं, क्योंकि जल जहाँ होता है वहीं पर अधिक होता है, वहीं पे काई देखने को मिलती है। इनके प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि शैवाल जो हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। शैवाल प्रकाश संश्लेषी होती हैं और ये हरे रंगों के साथ साथ कई अन्य रंगों में देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि शैवाल का जो कलर है वो सिर्फ हरा होगा, शैवाल हरे रंगों के अतिरिक्त भी कई सारे कलर में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रीन एल्गी हो गया, ब्राउन एल्गी हो गया, रेड एल्गी हो गया। ये सारे इसके उदाहरण हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैलोफाइटा के यदि उदाहरण के रूप में आपको नोट करना है तो नोट कर लो। थैलोफाइटा का उदाहरण, इसके उदाहरण के रूप में आपको नोट करना है तो नोट कर लो कारा, दूसरा क्लोरेला, ठीक है, तीसरा यूलोथ्रिकस, अगला स्पायरोगाइरा, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं इसके उदाहरण के तौर पे, ठीक है। इसके बाद बात आती है ब्रायोफाइटा। क्या बात आती है? ब्रायोफाइटा। पहला हो गया थैलोफाइटा, दूसरी जो अब चर्चा है वो है ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा की यदि हम बात करें तो पादप उभयचर के नाम से इसको जाना जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप उभयचर, पादप उभयचर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। पादप उभयचर के नाम से इसको जाना जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप उभयचर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पादप उभयचर का मतलब क्या है कि ये जल और स्थल दोनों जगहों पर उगते हैं। जल में भी उगते हैं और स्थल में भी ये उगते हैं, तो जल और स्थल दोनों पर उगते हैं, इसीलिए इनको पादप उभयचर कहा जाता है,
ठीक है। जड़ तना पत्ती इनमें नहीं पाया जाता है। एक विशेष संरचना इनमें देखने को मिलती है, इनमें जड़ तना पत्ती नहीं होता है, लेकिन एक विशेष संरचना होती है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं रिजोइड्स। ठीक है, इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसको रिजोइड्स नाम से जानते हैं। रिजोइड्स नाम की एक विशेष संरचना इसमें पाई जाती है। और रिजोइड्स होता क्या है? रिजोइड्स आप याद रखिएगा, रिजोइड्स जो संरचना है, जैसे मान लीजिए ये कोई ब्रायोफाइटा है, तो ये रिजोइड्स ऐसे रेशेदार से ये सरफेस से ज्वाइंट होता है। तो रिजोइड्स जो है विशेष रूप से रेशेदार संरचना है जो ज़मीन से पकड़े रहने में मदद करती है। रिजोइड्स क्या है? एक विशेष संरचना है रेशेदार जो ब्रायोफाइटा को ज़मीन से पकड़े रहने में मदद करती है। और कुछ स्थानों पर ब्रायोफाइटा की खेती भी देखने को मिलती है। कुछ विशेष स्थान है जहाँ पे ब्रायोफाइटा की खेती देखने को मिलती है। खेती इसलिए की जाती है इसकी क्योंकि यहाँ पे जल अवशोषण क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा होती है। और जहाँ पर बाढ़ का आधिक्य होता है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ का आधिक्य होता है, वहाँ पर इनकी विशेष खेती की जाती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जल को ये अवशोषित कर सकें। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जाइलम फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। ब्रायोफाइटा लाइकेन अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में मांस, ठीक है, इसका प्रमुख उदाहरण है। दूसरा लिवर बर्ड, ये इसका दूसरा प्रमुख उदाहरण है। तो ब्रायोफाइटा हो गया। ब्रायोफाइटा के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है टेरिडोफाइटा। क्या देखने को मिलता है? अगला तीसरा क्या था? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा तीसरा जो प्रकार था वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में जब हम बात करते हैं तो यह पहला पादप संघ है, याद रखिएगा, यह पहला पादप संघ है। यह पहला पादप संघ है, ये पहला पादप संघ है। इसके साथ साथ इसमें क्या चीज़ें और आपको याद रखनी है? आपको याद रखना है कि इसमें संवहनीय ऊतक देखने को मिलते हैं। संवहनीय ऊतक से क्या तात्पर्य है? संवहनीय ऊतक से तात्पर्य है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, तो इसमें संवहनीय ऊतक देखने को मिलते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम इनमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जड़ एवं पत्ते पाए जाते हैं, लेकिन केंद्रीय तना का अभाव होता है। इसके साथ साथ इसमें जड़ और पत्ते भी पाए जाते हैं, लेकिन केंद्रीय तना जो होता है उसका अभाव देखने को मिलता है। इसमें फल व बीज नहीं होते हैं। प्रजनन जो है वो बीजाणु के द्वारा होता है। विशेष रूप से इस कैटेगरी में जो सजावटी पौधे हैं जो हम घर पर ऑफिस में प्रयोग करते हैं, वो सजावटी पौधे इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे फर्न हो गया, जैसे फर्न हो गया, हार्स टेल हो गया, ये इसके उदाहरण है। फर्न हो गया, हार्स टेल हो गया, ये उसके उदाहरण है। तो टेरिडोफाइटा हो गया, मतलब पहला जो वर्गीकरण था वो समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे फेनरोगैम्स के बारे में। और फेनरोगैम्स में हमने दो उप प्रकार पढ़े थे, तो फेनरोगैम्स के बारे में अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, फेनरोगैम, ठीक है, फेनरोगैम्स के बारे में हम देखने वाले हैं। और फेनरोगैम्स में हमने दो देखा था। एक देखा था हमने अनावृत बीजीय पादप, अनावृत बीजीय पादप। तो अब हम फेनरोगैम्स के बारे में देखने वाले हैं, अनावृत बीजीय पादप के बारे में देखने वाले हैं। अनावृत बीजीय पादप की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि सबसे पहली बात कि ये विकसित पादप संघ है, जड़, तने और पत्ते इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, एक विकसित पादप संघ है। ये जो पादप संघ है ये विकसित है, विकसित पादप संघ है। जड़, तना और पत्ते इसमें आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इसमें संवहनीय ऊतक भी होते हैं, याद रखिएगा, संवहनीय ऊतक।
ठीक है। संवहनीय ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम भी इसमें देखने को मिलते हैं, और इसमें पुष्प तथा बीज भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा, पुष्प और बीज भी पाए जाते हैं, लेकिन फल जो है ये नहीं पाया जाता है। तो अनावृत बीजी में पुष्प तथा बीज तो पाए जाते हैं, लेकिन फल का यहाँ पे अभाव होता है, फल यहाँ पे नहीं पाया जाता है। सामान्यतः इन्हें नग्न बीजीय पादप भी कहते हैं। इसको सामान्यतः नग्न बीजीय पादप भी कहते हैं, अर्थात बीज के ऊपर बीजावरण नहीं होता है। उदाहरण के रूप में जैसे चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अनावृत बीजीय पादप के उदाहरण हैं चीड़, देवदार, साइकस, ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में या आवृत बीजीय पादप के बारे में। आवृत बीजीय पादप के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। आवृत बीजीय पादप की जब हम बात करते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, यह पूर्ण विकसित होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज इत्यादि पूर्ण विकसित होते हैं। दो प्रकार के ये होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोकॉट, दूसरा आपको देखने को मिलता है डाइकॉट। तो मोनोकॉट और डाइकॉट ये दो प्रकार आपको देखने को मिलते हैं आवृत बीजीय पादप के, ये आपको पता होना चाहिए। मोनोकॉट का मतलब होता है एक बीजपत्री पौधा। मोनोकॉट का मतलब क्या होता है? एक बीजपत्री पौधा। ठीक है, डाइकॉट का मतलब क्या होता है? डाइकॉट का मतलब होता है द्विबीजपत्री पौधा। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधा। अब जिसको एक बीजपत्री पौधा ना समझ में आए, तो सबसे पहले इसके उदाहरण में आते क्या क्या हैं? इसके उदाहरण में अनाज आते हैं, सभी प्रकार के अनाज, गन्ना इसका उदाहरण है। ठीक है, और द्विबीजपत्री की जब हम बात करते हैं तो इसमें विशेष रूप से जो दलहनी फसलें हैं, जो तिलहन हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। आप सिर्फ इतना समझो, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है, जैसे वो मटर हो गया, जैसे वो चना हो गया। ठीक है, ये इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। कैसे? जैसे मटर या चना को जब हम भिगो देते हैं और भिगोने के कुछ घंटे बाद यदि हम अंगुली पे लेके, हाथ पे लेके उसको ऐसे मसलते हैं तो वो दो भागों में बंट जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। यदि आप अनाज के दाने को ले लीजिए, चावल ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, उसको भिगोने के बाद ऐसे मसलिए, तो उसमें ऐसा नहीं होता, दो भागों में नहीं बढ़ता है, वह एक बीजपत्री होता है। तो याद रखिएगा, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री का उदाहरण मटर के दाने से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मक्का जैसे हम बात करें, मक्का भी एक बीजपत्री है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तो अभी तक जो हमने देखा वो पादपों की चर्चा हमने पूरी कर ली। पादपों के वर्गीकरण को हमने देखा कि दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, फिर उनके उपविभाजन जो होते हैं दोनों प्रकारों में, उनको हमने पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पादप प्रजनन के बारे में। ठीक है, पादप प्रजनन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। पादप प्रजनन। पादप प्रजनन की अब यहाँ पे चर्चा होगी। पादप प्रजनन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है। प्लांट रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन इसको बोला जाता है, पादप प्रजनन या प्लांट रिप्रोडक्शन। अब इसमें यदि हम बात करें तो प्लांट जैसे होता है, मान लो जब हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलता है कि इसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला जो देखने को मिलता है इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दूसरा जो देखने को मिलता है वो है वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट
दो पार्ट में विभाजित होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत फ्लावर, फ्रूट और सीड जैसे हैं। फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं जड़, तना और पत्ती। क्या आते हैं इसमें? जड़, तना और पत्ती इसमें आते हैं। तो हमने देखा पादप प्रजनन में विशेष रूप से प्लांट रिप्रोडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट में हम देखा कि दो पार्ट, पहला रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव में हमने देख लिया क्या क्या आता है और वेजिटेटिव में हमने देख लिया कि क्या क्या आता है। अब यहाँ से जो मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ से चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है। एक चित्र बनाने जा रहा हूँ, इस चित्र को भी आपको बनाना है, इस चित्र को भी आपको बनाना है, ठीक है। चलिए, एक संरचना मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जो आपको साथ साथ बनाना है। ठीक है, ये संरचना आप साथ साथ बनाते चलिएगा। इसमें एक फूल की संरचना मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक फ्लावर बना रहा हूँ, तो इसको साथ साथ बनाते हुए चलिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझने की ज़रूरत है, सिर्फ इसको बना लीजिए बस। ठीक है, जिनको फूल अच्छे से बनाना आता है और आप और अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक फूल की संरचना मैंने बनाई और इस प्रकार से एक संरचना आपको देखने को मिलती है। ये एक पुष्प की संरचना है और इस पुष्प में होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। कौन सा क्या होता है ये ज़रूरी है। इसको चित्र को खूब अच्छे से बड़े में भी आप बना सकते हो और यहाँ पे कौन क्या है ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो बेस देखने को मिल रहा है जिस पे ये पूरा का पूरा फूल टिका हुआ है, इसको बोलते हैं कैलेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा, शेपल्स। ठीक है, कैलेक्स या शेपल्स, या इसी को बोलते हैं वाह दलपुंज। क्या बोलते हैं इसको? वाह दलपुंज। ठीक है, तो ये संरचना हो गई वाह दलपुंज की। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका हो गया वाह दलपुंज। अब इसके बाद जब हम आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, पहले इतना बना लीजिए। इसको पहले बना लीजिए धीरे धीरे, कुछ भी छूटे ना। इसको बोलते हैं थालमस, इसको बोलते हैं थालमस। ठीक है, इसको बोलते हैं थालमस। तो कैलेक्स हो गया, कैलेक्स हो गया, या सेपल्स हो गया, और फिर हो गया थालमस। ठीक है, इसको बना लीजिए साथ साथ। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पुष्पनुमा संरचना देखने को मिल रही है, ये हो गया, या ये वाली संरचना हो गई। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं कोरोला या पेटल्स। कोरोला या पेटल्स इस संरचना को बोलते हैं। ये जो बाह्य वाली संरचना देखने को मिल रही है पुष्प का, इसको बोलते हैं कोरोला या पेटल्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, अब ये जो एक संरचना यहाँ पे देखने को मिली, इसको बोलते हैं एंथर।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंथर या परागकोश। एंथर या परागकोश। ठीक, तो थालमस हो गया, कैलेक्स हो गया, कोरोला या पेटल्स हो गया और एंथर हो गया। सिर्फ इतना आपको अभी जानने की ज़रूरत है। अभी आगे जैसे जैसे हम बताएंगे तो उसको हम आगे समझते जाना है। ये तो हो गया कंप्लीट चित्र। अब इस कंप्लीट चित्र में क्योंकि नर जननांग और मादा जननांग दोनों हैं, तो अब दोनों को अलग करके हम यहाँ पे पुष्प में देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम दोनों को अलग करके अब देखने वाले हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर था, अब दोनों को अलग अलग करके हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे हमने पराग कोश बनाया था, कुछ इस तरह से संरचना थी। ये था हमारा पराग कोश। ठीक है, और ये आपका हो गया फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट या तंतु आप कह लीजिए। ये पूरा का पूरा हो गया पराग कोश। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन है इसके अंतर्गत, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं पराग कण। पराग कण। ठीक है, पराग कोश को क्या बोलते हैं? एंथर। ये आपको याद रखना है, एंथर। ठीक है, तो एंथर हो गया पराग कोश। और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं नर जननांग। नोट कर लीजिएगा, नर जननांग। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं नर जननांग। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या इसी को एक दूसरा नाम भी है, आप बोलते हो पुंकेसर। क्या बोलते हो इसी को? इसी को बोलते हो पुंकेसर। या इसी का एक और नाम है, नोट कर लीजिएगा, स्टामेन। या इसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम। ठीक है, ये इसके इतने सारे नाम हैं, नरजननांग, पुंकेसर, या स्टमेन या एंड्रोइशियम। ठीक है, ये तो हो गया नर जननांग की बात। ये आप सिर्फ याद रखिएगा, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे की चर्चा तभी समझ में आएगी। अब इसी पुष्प से नर जननांग हमने अलग कर लिया, दिखा दिया आपको, दिखाने के लिए, समझाने के लिए। अब मादा जो जननांग है उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मान लीजिए ये कोई संरचना है, ये कोई संरचना है आपका। ठीक है, और यह है स्टिग्मा। इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो ऊपरी भाग होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इसको बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, आप भी बहुत स्टाइल मारते हो, वही वाला है। इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, ओवरी के बाद ये जो संरचना है इसको बोलते हैं एग। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और एग। ये जो पूरी की पूरी संरचना है, ये पूरी की जो पूरी संरचना है, इसको बोलते हैं मादा जननांग। या इसी के कई सारे अन्य नाम हैं, आप नोट कर लीजिए। स्त्री केसर, या गाइनोइशियम या पिस्टिल। ये इसके इतने सारे नाम हैं, मादा जननांग, स्त्री केसर, गाइनोइशियम या पिस्टिल, ये इसी के नाम हैं। अब इसमें स्टिग्मा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अब आप जानते हैं निषेचन के पहले क्या होता है? निषेचन के पहले होता है परागण। निषेचन के पहले क्या होता है? निषेचन के पहले होता है परागण। याद रखिएगा, निषेचन के पहले क्या होता है? निषेचन के पहले होता है परागण। और परागण को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। निषेचन के पहले होता है परागण, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, निषेचन
के पहले होता है परागण, इसी को बोला जाता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने नर जननांग को देखा था और हमने देखा कि कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है मान लो, ठीक है, और ये पराग कोश है पूरा का पूरा, पराग कोश, और इसमें ये भरे हैं डॉटेड वाले परागण, परागकण, ठीक है, और ये इसको हम बोलते हैं तंतु। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि मान लो ये हो गया नर जननांग या पुंकेसर और ये हो गया स्त्री केसर। यहाँ पे एक रफली बना देते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि मैंने बोला कि निषेचन के पहले परागण होता है, तो परागण होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं। पराग कण का, जैसे ये पराग कण है ये डॉटेड वाले, पराग कण का नर जननांग से पराग कण का मादा जननांग के स्टिग्मा पर पहुंचना, ठीक है, मादा जननांग के स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं परागण, ठीक है। तो याद रखिएगा पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब है कि नर जननांग से पराग कण का स्टिग्मा पर पहुंचना या मादा जननांग के स्टिग्मा पर पहुंचना परागण कहलाता है, ठीक है। तो परागण क्या होता है, पॉलिनेशन, ये आपने समझ लिया। परागण की जब हम बात कर रहे हैं तो परागण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। परागण यहाँ पे हमने देखा कि भाई नर जननांग से पराग कण का मादा जननांग के स्टिग्मा पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार के होते हैं। परागण के जब हम प्रकार की बात कर रहे हैं तो ये दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। परागण दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। परागण दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ये शायद अच्छे से नहीं दिख रहा है ये कलर। तो परागण दो प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं यदि मैं बात करूं तो याद रखिएगा, पहला होता है जिसको आप बोलते हो स्वपरागण, और दूसरा होता है जिसको आप बोलते हो परपरागण, ठीक है। परपरागण को अंग्रेजी में क्या बोलते हो, बोलते हो क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, और स्वपरागण को आप बोलते हो सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। तो याद रखिएगा जो परागण होता है दो प्रकार से, पहला स्वपरागण या जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा हो गया क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। अब यहाँ पे एक एक करके हमें समझना है इनके बारे में। तो सबसे पहले जो अब हम समझने जा रहे हैं वो हम स्वपरागण को समझने जा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को समझने जा रहे हैं। तो अब जो हम समझने जा रहे हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन को समझने जा रहे हैं। मान लो ये इस तरह का हमने एक स्ट्रक्चर देखा था, वो रफली स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, और ये स्ट्रक्चर अब तो मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए आप सभी के, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था। अब इसमें क्या होता है, ये टॉप वाला क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा इसको बोलते हैं। ये आपका हो गया एग, ठीक है, एग हो गया, स्टिग्मा हो गया, और ये आपका हो गया ओवरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्वपरागण की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक ही पुष्प में, ठीक है, याद रखना है, ये हो गया एक पुष्प हो गया, और इसी में तो ऐसे ही तो था ना जो नर जननांग था, कुछ इस तरह से मान लो। तो स्वपरागण में क्या होता है, स्वपरागण का मतलब क्या होता है कि जब एक ही पुष्प में नर जननांग से, जब एक ही पुष्प में नर जननांग से परागकण मादा जननांग, उसी पुष्प के मादा जननांग के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। मतलब सेम पुष्प है, एक ही पुष्प है,
और एक ही पुष्प में जो नर जननांग है वहाँ से परागकण मादा जननांग के स्टिग्मा तक जब पहुँच जाता है सेम पुष्प में, तो उसको बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है, उपरोक्त जो यहाँ पे वर्णन आप देख रहे हो वो स्वपरागण है, लेकिन स्वपरागण में भी कई सारे प्रकार होते हैं और इन प्रकारों में ऑटोगैमी को दिखाता है। ये जो है ये किस प्रकार का है, ये इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, ये स्वपरागण तो है लेकिन ये ऑटोगैमी प्रकार का स्वपरागण है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। सेकेंड इसी में होता है जिसको बोलते हैं जिट्नोगैमी। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा इसी में होता है, स्वपरागण का दूसरा प्रकार है, एक तो हो गया ऑटोगैमी, ये ऑटोगैमी का प्रकार है, और इसी में एक दूसरा प्रकार होता है। मान लीजिए ये कोई पुष्प पेड़ है और एक पुष्प इसमें लगा है एक टहनी में और एक पुष्प दूसरे टहनी में लगा है। अब यहाँ से परागकण उड़कर दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब एक ही पुष्प में जब एक ही पौधे में, ध्यान रखिएगा, जब एक ही पौधे में दो पुष्पों के बीच, मतलब एक पुष्प से परागकण उड़कर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, तो इस प्रकार का जो परागण होता है वह भी स्वपरागण ही कहा जाता है, लेकिन इसको बोलते हैं गेट्नोगैमी। ठीक है, गेट्नोगैमी इसको बोलते हैं, GEITNO, गेट्नोगैमी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गेट्नोगैमी, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है क्रॉस पॉलिनेशन की। ठीक है, पर परागण की बात आती है। पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन की यहाँ पे बात आ रही है। क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। अब यहाँ पे क्या होता है कि विशेष रूप से क्योंकि पर परागण की बात हो रही है, तो एक पुष्प आपका ये होगा और एक दूसरा पेड़ जो है पुष्प का ये दूसरा होगा, इस पे भी कुछ इस तरह के पुष्प लगे होंगे। तो पर परागण में क्या होता है कि जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पर परागण, और इसको जो बोला जाता है उसको बोला जाता है जीनोगैमी। इसको बोलते हैं जीनोगैमी। ठीक है, इसको जीनोगैमी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा पर परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है। उम्मीद करता हूँ बताने में मैं सफल रहा हूँ। ठीक है, अब पर परागण का फ़ायदा क्या होता है। पर परागण जहाँ होता है वहाँ पर आनुवांशिक विविधता की प्राप्ति होती है, और स्वपरागण जहाँ होता है वहाँ पर आनुवांशिक विविधता देखने को नहीं मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि परागण की जो क्रिया है उसके वाहक कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा कि हवा हो गया, पानी हो गया, कीट हो गया, पक्षी हो गया, जंतु हो गए, ये सभी आप कह लीजिए परागण के लिए जिम्मेदार हैं। किसी भी माध्यम से परागण हो सकता है। अब यदि हवा से परागण हो रहा है, यदि हवा के माध्यम से परागण हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। यदि हवा के माध्यम से परागण होता है तो इसको बोलते हैं एनिमोफिली। इसको क्या बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, एनिमोफिली। यदि हवा के माध्यम से परागण हो रहा है तो इसको एनिमोफिली बोला जाता है। यदि पानी के माध्यम से परागण हो रहा है, यदि पानी के माध्यम से परागण हो रहा है तो नोट कर लीजिएगा हाइड्रोफिली। ठीक है, यदि कीट के माध्यम से परागण हो रहा है, यदि कीट के माध्यम से परागण हो रहा है तो नोट कर लीजिएगा
एंटोमोफिली। ठीक है, यदि चमगादड़ के माध्यम से परागण हो रहा है, यदि चमगादड़ के माध्यम से परागण हो रहा है तो नोट कर लीजिएगा चिरापेट्रोफिली। चिरापेट्रोफिली। यदि पक्षी के माध्यम से परागण हो रहा है तो ऑर्निथोफिली। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ऑर्निथोफिली। यदि जंतु के माध्यम से परागण हो रहा है तो इसको बोलते हैं जूफिली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हवा, पानी, कीट, चमगादड़, पक्षी और जंतु, इनके माध्यम से जब परागण होता है तो इसको क्या क्या कहा जाता है, परीक्षा में यह भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद बात आती है प्लांट रिप्रोडक्शन की। ठीक है, प्लांट रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं तो इसी को थोड़ा सा और अच्छे से अभी हम डिटेल में और देखने वाले हैं, तो इतना नोट कर लीजिएगा। अब प्लांट रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि मान लो ये कोई पुष्प का नर जननांग है, ये हो गया आपका तंतु, ये हो गया एंथर, परागकोश, या इसी में आपको परागकण भी देखने को मिलता है जिसको पोलिने ग्रेन्स बोला जाता है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और याद रखना है, ये तो हो गया नर जननांग। मादा जननांग की जब हम बात करते हैं तो कुछ इस तरह से संरचना आपको देखने को मिलती है, डॉटेड, फिर डबल डॉट इस तरह से देखने को मिलता है, और फिर ये ओवरी और अंडाशय आपने देखा था, और इसके साथ में एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं सीटरजिट। ये याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो आपको याद करना है वो है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीपोडर सेल। एंटीपोडर सेल इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेंट्रल न्यूक्लियाई। सेंट्रल न्यूक्लियाई, तो सेंट्रल न्यूक्लियाई और एंटीपोडर सेल, ये दोनों आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब आप जानते हैं कि यदि एंथर को कट कर दिया जाए, एंथर जो है ये एंथर है, इसको यदि कट कर दिया जाए तब किस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी, आइए देख लेते हैं। एंथर को कट करने पर कुछ इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलती है। अब इसमें कई सारे लेयर बने होते हैं, जब एंथर को कट करते हैं तो इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है, और कई सारे ये लेयर बने होते हैं। ठीक है, और इसमें परागकण आपको देखने को मिलता है जिसमें स्पोर्स पाए जाते हैं। ये जो लेयर हैं, क्योंकि बहुत सारे लेयर इस तरह के होते हैं और इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, जब हम एंथर को कट करते हैं तो इस प्रकार का देखने को मिलता है। और जब ये परिपक्व होते हैं, जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो यहाँ से परागकण बाहर निकलते हैं। ठीक है, परागकण कब बाहर निकलते हैं, जब ये परिपक्व हो जाते हैं तब परागकण यहाँ से बाहर निकलते हैं। और जब परागकण यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आप जानते हैं कि जो ये कोशिका है, जैसे ये परागकण यहाँ से बाहर निकला, ये परागकण बाहर निकल गया। परागकण बाहर निकलने के बाद क्या होती है कि ये जो कायिक कोशिका है, ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये एक मिनट, ये राउंड हटा देते हैं क्योंकि परागकण बाहर निकल रहा है तो डॉटेड लाइन में निकलेगा। मान लो ये परागकण हो गया। अब यहाँ से क्योंकि ये कोशिका विभाजन करना प्रारंभ कर देते हैं तो इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। कोशिका विभाजन हो गया, और कोशिका विभाजन के बाद ये दो भागों में दो कोशिका हो गई, पहले एक थी। ठीक है, परागकण जब निकला तो एक कोशिका थी, फिर विभाजित हो गई, दो कोशिका में हो गई, और यहाँ पे हो गया, इसको बोलते हैं
नोट कर लीजिएगा, जेनरेटिव सेल और इसको बोलते हैं दूसरे को वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल ये बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। वेजिटेटिव सेल की यदि हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं कार्य कोशिका। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कार्य कोशिका, वेजिटेटिव सेल को। जेनरेटिव सेल को क्या बोलते हैं? जेनरेटिव सेल को बोलते हैं जनन कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? जनन कोशिका। तो हमने देखा कि हमने एंथर जो था, पराग कोश जो था, उसको कट किया, इस प्रकार की संरचना देखने को मिली। इसमें हमने देखा कि कई सारे इस तरह के लेयर होते हैं, परागकण उसमें होते हैं। जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद ये कोशिका विभाजन शुरू कर देते हैं, और जब इनका कोशिका विभाजन होता है तो दो प्रकार की कोशिका बनती है, एक है कायिक कोशिका और दूसरी है जनन कोशिका। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, अगले चरण में कुछ ये जो संरचना है ये बदलने लगती है। कुछ इस प्रकार की संरचना हो गई। इस प्रकार की संरचना के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो जनन कोशिका है वो कोशिका विभाजन करती रहती है, और कायिक कोशिका जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अगले चरण में जो जनन कोशिका है वो तो विभाजन करने लगती है, कोशिका विभाजन प्रारंभ हो जाता है उसमें, लेकिन जो कायिक कोशिका है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। फिर क्या होता है कि ये जो कोशिका है ये और विकसित हो जाती है अगले चरण में। अगले चरण में जब हम जाते हैं तो ये जो कोशिका है ये और विकसित हो जाती है। मान लो इसका आकार कुछ इस तरह का हो जाता है। ठीक है, और विकसित होने पर आकार कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। अब ये क्या हैं? ये इसमें क्या होते हैं? ये हैं स्पर्म। ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्पर्म। ठीक, तो कोशिका विभाजन के चरण में यहाँ तक की चर्चा। किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब इसके बाद क्या होता है, अगले चरण में जो आपने देखा था मादा जननांग की कोशिका के बारे में, कुछ इस तरह से संरचना थी। कुछ इस तरह की संरचना थी, ये आपने देखा था। अब क्या है कि ये जो स्पर्म है ये यहाँ पे पहुँच जाता है मादा जननांग में, ठीक है, स्टिग्मा पर, और ये निषेचित हो जाता है। क्या हो जाता है? निषेचन यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे जब निषेचन हो जाता है फिर क्या होता है? तो निषेचन भी दो प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलता है। निषेचन भी दो प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये दोनों आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ तक चित्र बना लो, फिर बताते हैं। यहाँ तक चित्र बना लीजिए, फिर बताते हैं। ठीक है, अब क्योंकि दो स्पर्म हैं, आपने देखा कि नर जो कोशिका है उसमें दो स्पर्म हैं। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बना दिया निषेचन। अब अगला चरण यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब दो स्पर्म हैं। अब एक स्पर्म क्या करता है, ये जाके इससे निषेचित हो जाता है, सेंट्रल न्यूक्लियाई से, और दूसरा स्पर्म जाकर ये मादा जननांग में पहुंच जाता है और वहाँ निषेचित हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि निषेचन की जो क्रिया है वो दो प्रकार से हो रही है, दो बार हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि निषेचन की क्रिया दो बार हो रही है, फर्स्ट टाइम सेंट्रल न्यूक्लियाई से और सेकेंड टाइम आपकी हो रही है मादा जननांग के ओवरी में। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो प्रकार से हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। यह क्रिया कहाँ होती है? एंजियोस्पर्म में होती है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये क्रिया कहाँ होती है? एंजियोस्पर्म में होती है। अब क्योंकि आप देख रहे होंगे एक स्पर्म जाके सेंट्रल न्यूक्लियाई से जो निषेचित होता है, तो यहाँ पे 2n + n = 3n,
3N, ये आपको देखने को मिलता है रिएक्शन। और इसको बोलते हैं, इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है ट्रिपल, नोट कर लीजिएगा, इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन, या इसी को एक दूसरे नाम से जानते हैं, ये भी नोट कर लीजिए, सिनगैमी। सिनगैमी, तो सिनगैमी या ट्रिपल फ्यूजन क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्पर्म जो होता है वो सेंट्रल न्यूक्लियाई से जाके निषेचित हो जाता है। दूसरा जो स्पर्म होता है ये जाके यज्ञ से निषेचित हो जाता है। तो दोनों आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कोई यहाँ पे समस्या नहीं होगी। तो आपने देखा कि परागकण जो है निकला परिपक्व अवस्था में, परिपक्व अवस्था में निकलने के बाद निषेचन हुआ। निषेचन के बाद होता क्या है, निषेचन के बाद जो पुष्प का अधिकांश भाग होता है वो सूख जाता है या मुरझाकर गिर जाता है, और निम्न बदलाव आपको पुष्प के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, आपको देखने को मिलता है निषेचन के बाद जो पुष्प है ये मुरझाकर गिर जाता है, और क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो जो अंडाशय होता है ये फल में कन्वर्ट हो जाता है, जो बीजाणु होता है ये बीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो जाइगोट होता है ये भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एंड्रोस्पर्म होता है ये जाके संचित भोजन के रूप में बदल जाता है, संचित भोजन के रूप में बदल जाता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार से निषेचन आपने देखा, एक देखा सेंट्रल न्यूक्लियाई से, ठीक है, जिसको बोला जाता है, नाम एक दिया गया, ठीक है, वो नाम आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल न्यूक्लियाई से जब निषेचित हुआ तो उसको नाम दिया गया ट्रिपल फ्यूजन या सिनगैमी, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपने देखा कि जो कि यज्ञ से जाके निषेचित हुआ स्पर्म, तो दोनों को आपने समझा, दोनों को आपने देखा, और ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म आप ऐसा याद रखिए, एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था कि चना द्विबीजपत्री है, दो भाग में टूट जाता है, और चने के दो भाग में टूटने की जो प्रक्रिया है उसको एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम देखेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में। अगली जो चर्चा है वो प्लांट हार्मोन के बारे में देखने को मिलेगी। प्लांट हार्मोन को अब हम समझने वाले हैं। ठीक है, पादप हार्मोन को हम समझने वाले हैं। हार्मोन हम सब जानते हैं, यहाँ पे प्लांट हार्मोन की बात हो रही है, तो आपको बता दें कि प्लांट हार्मोन जो होते हैं ये प्लांट की वृद्धि एवं विकास में मदद करते हैं। इनके कई सारे प्रकार देखने को मिलते हैं। प्रमुख रूप से प्लांट हार्मोन के 5 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार, 5 प्रकार इनके देखने को मिलते हैं। अब ये जो 5 प्रकार हैं ये आपको नोट करने हैं। सबसे पहले यहीं से हमारी चर्चा शुरू होगी। पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं ऑक्सिन। पहला जो प्रकार है इसको बोलते हैं ऑक्सिन। दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं जिब्रेलिन। ठीक है, तीसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं साइटोकाइनिन। चौथा जो प्रकार है उसको देखने को मिलता है एब्सिसिक अम्ल, और अगला जो प्रकार है उसको देखने को मिलता है एथिलीन। तो 5 प्रकार के हार्मोन आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। पहला जो प्रकार देखने को मिलता है ये आता है ऑक्सिन। पहला प्रकार आपको जो देखने को मिलता है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है इसको नोट कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ से हार्मोन्स की जो चर्चा है उसको नोट कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में चीज़ें आएंगी और आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतर रहेंगी। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए
सारा आज नहीं समाप्त करेंगे, सिर्फ ऑक्सिन के बारे में नोट करेंगे आज, और बाकी की जो जानकारी है, बाकी के जो हार्मोन हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन नोट करिएगा। मान लीजिए ये कोई पौधा है, ये बेस है और यहाँ पे ये कोई पौधा खड़ा है, इसकी जड़ें कुछ इस प्रकार से मृदा में धीरे धीरे बढ़ रही हैं और पौधे की ऊंचाई भी आपको देखने को मिल रहा है कि बढ़ रही है। मान लीजिए ये कोई पौधा है, यहाँ पे हमने बताया, और ये इसकी टहनियाँ हैं और इनमें मान लीजिए पत्तियाँ लगी हैं कुछ इस प्रकार से पत्तियाँ, हालांकि पत्तियाँ ऐसी नहीं होती, तो बना लीजिएगा। तो इसको अब हम समझते हैं। सबसे पहले कोशिका विभाजन के दौरान आप जानते हैं जब वृक्ष की ऊर्ध्वाधर लंबाई बढ़ती है या आप कह लीजिए जड़ों में ऊर्ध्वाधर विकास होता है या पत्तियों के टिप पर विकास होता है, मतलब पत्तियां और बढ़ती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो जिम्मेदार हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन किन के लिए जिम्मेदार है? पौधे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, पौधे की जो जड़ में गहराई बढ़ रही है उसके लिए, साथ ही साथ पत्तियों के टिप पर जो वृद्धि हो रही है, इन सब के लिए जिम्मेदार हार्मोन जो होता है वो ऑक्सिन होता है। विशेष रूप से आप ऐसे याद रखो कि कोशिका वृद्धि के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सिन। ठीक है, और यह अनिषेक फलन के लिए भी जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है? अनिषेक फलन। तो ये हार्मोन जो है ये अनिषेक फलन के लिए भी जिम्मेदार होता है। अब अनिषेक फलन क्या होता है? अनिषेक फलन क्या होता है? अनिषेक फलन का मतलब है कि बिना निषेचन के अंडाशय से फल का विकास। अनिषेक फलन का मतलब क्या है? बिना निषेचन से अंडाशय से फल का विकास, जैसे कि केला में होता है। ठीक है, तो केला अनिषेक फलन का उदाहरण है। ठीक है, तो ये अनिषेक फलन के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसके कारण जो पादप की शाखाएं हैं, जो पौधे की शाखाएं हैं, वो प्रकाश की तरफ मुड़ती हैं। तो यह भी याद रखिएगा कि ऑक्सिन हार्मोन के कारण जो पौधे की शाखाएं हैं वो प्रकाश की दिशा में मुड़ती हैं, प्रकाश की दिशा में मूव करती हैं, और इसे ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट कहा जाता है। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट। तो याद रखिएगा इसको ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। और ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट है ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि जो अभी हमने आपको बताया कि भाई प्रकाश की तरफ, तो इसमें 2 मूवमेंट देखने को मिलता है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में 2 मूवमेंट, एक तो जो तना है वो प्रकाश की तरफ मुड़ता है और जो जड़ें होती हैं वो प्रकाश की विपरीत दिशा में मुड़ती हैं, तो इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। दूसरा होता है हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक का मतलब जल से संबंधित हो गया। तीसरा जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? जियोट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट में गुरुत्व के संदर्भ में है। और एक होता है सिस्मो इसको नोट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट का उदाहरण छुई मुई है। जैसे आप छुई मुई है उसको आप टच कर देते हो तो आप देखते हो कि उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं या बंद हो जाती हैं, तो इसका उदाहरण है छुई मुई। तो ये 4 प्रकार के मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट के अंतर्गत। सिर्फ इसको ऐसे रफली याद रखिएगा। और ऑक्सिन हार्मोन के जो प्रमुख 3 कार्य बताए वो कार्य आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ऑक्सिन हार्मोन किस में मदद करता है। चलो ऑक्सिन के बाद एक और देख लेते हैं। ऑक्सिन के बाद जो दूसरा हार्मोन है जिसको बोलते हैं जिबरेलिन। क्या बोलते हैं? जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन की जब हम बात करते हैं तो हार्मोन जो कवक से प्राप्त होता है, एकमात्र हार्मोन है जो कि कवक से प्राप्त होता है।
एकमात्र हार्मोन है जो कवक से प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं जिबरेलिन हार्मोन। और इसका जो नाम है, इसका नाम है किसने रखा, तो याद रखिए कि इसका नाम क्या है इस कवक से, क्योंकि आपने देखा कि जिबरेलिन हार्मोन जो है कवक से प्राप्त होता है। तो कवक तो बहुत तरह के होते हैं, तो ये किस कवक से प्राप्त होता है उसका नाम नोट कर लीजिएगा, जिब्रेला फ्यूजिकुराई। जिब्रेला फ्यूजिकुराई, जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ठीक है। अब बात आती है कि भैया जिब्रेला फ्यूजिकुराई को खोजा किसने, तो याद रखिएगा कुरुसोवा नामक वैज्ञानिक ने खोजा। किसने खोजा, कुरुसोवा नामक वैज्ञानिक ने खोजा। यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो जिब्रेलिन में सिर्फ इतना याद रखना है। और इसका काम क्या है, जिब्रेलिन जो हार्मोन है काम क्या करता है, तो नोट कर लीजिएगा, पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। जो पौधे बौने होते हैं उनकी लंबाई में ये वृद्धि करता है, साथ ही साथ तने की लंबाई को बढ़ाता है, बीजों को अंकुरित करने में ये हार्मोन मदद करता है, और बीजों को अंकुरित करने के साथ साथ बीज रहित फलों के विकास में भी इसका योगदान है। तो जिब्रेलिन हार्मोन के जो पॉइंट बताएं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला है साइटोकिनिन हार्मोन। तीसरा साइटोकिनिन हार्मोन। साइटोकिनिन हार्मोन नोट कर लीजिए। तीसरा साइटोकिनिन हार्मोन में नोट कर लीजिए कि यह प्लांट सेल में डिवीजन के लिए जिम्मेदार होता है। प्लांट में सेल डिवीजन के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है उसको बोलते हैं साइटोकिनिन हार्मोन, ठीक है। प्लांट सेल में सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद बात आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक इंग्लिश में नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, एब्सिसिक एसिड हार्मोन, इसमें नोट कर लीजिएगा। इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। यह वृद्धि को, पौधे की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। साथ ही साथ यह पौधे के पत्ते और फल के गिरने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। लेकिन पौधे के फल और पत्तियां कब गिरें, जब परिपक्व अवस्था मतलब पकने के बाद गिरती हैं यदि पौधे की फल और पत्तियां, तो वहाँ पे जो जिम्मेदार हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड हार्मोन। ये आपको याद रखना है। और ये बीजों के अंकुरण को भी रोकता है, यह भी याद रखना है, बीजों के अंकुरण को भी रोकता है, ठीक है। अब पांचवा है एथाइलिन। पांचवा जो हार्मोन था इसको भी यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, ETHYLEN, एथिलीन हार्मोन, इसको नोट कर लीजिएगा। एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन जो हार्मोन जो है एकमात्र हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो एथिलीन हार्मोन है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और यह फलों को पकाने वाला हार्मोन है। फलों को पकाने वाला हार्मोन है। पकाने का तात्पर्य यहाँ पे है प्राकृतिक रूप से पकाने वाला। तो यह फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला हार्मोन है, यह याद रखना है। कृत्रिम रूप से यदि हम बात करें कि फलों को कैसे पकाया जाता है, तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि आप जानते हैं कि नमी के साथ मिलकर एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है। तो प्राकृतिक रूप से ये पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जैसे फूल होता है, तो फूल खिलने के लिए जिसको बोलते हैं फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है, तो याद रखिएगा फ्लोरिजन नामक जो हार्मोन है ये फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार है। फ्लोरिजन नामक जो हार्मोन है ये पुष्प को खिलाने के लिए जिम्मेदार है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज इतनी चर्चा समाप्त हुई। कल जो हमारी चर्चा होगी वो वातकोत्सर्जन से प्रारंभ होगी। कहाँ से प्रारंभ होगी?
वाष्पोत्सर्जन से कल की चर्चा प्रारंभ होगी। तो याद रखिएगा, कल का सेशन जब होगा, जब हम मिलेंगे तो वाष्पोत्सर्जन से अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे, वाष्पोत्सर्जन से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यदि आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। यदि कहीं पे कमी है तो उसके लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं कि आप बताएं, जिससे उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो रात्रि 11 बजे का हमारा डाउट सेशन होता है, उसमें जुड़िए, उसमें हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और इसके साथ साथ प्रश्नोत्तरी सेशन हमारा चल रहा है। प्रश्नोत्तरी सेशन प्रत्येक दिन आपको देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? रात्रि 9 बजे से प्रारंभ किया है हमने प्रश्नोत्तरी सेशन को, तो आप प्रश्नोत्तरी सेशन से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।